हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं ना। महाजनपद युग और जो मगध का उत्कर्ष है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो हमने कौशल के बारे में आधी जानकारी, कौशल तक हमने पढ़ा था, उसमें हमने आधे पर ख़त्म किया था। तो आज हम कौशल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कौशल था वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद के बारे में, है ना। महाजनपद ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे कौशल। ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है, तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में। तो आगे हम इसको लेकर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौशल जो है, इसको सरयू नदी इस राज्य को क्या करती है, दो भाग में इसको डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में, ठीक है ना। कौशल को सरयू नदी क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती है। तो इससे क्या हो जाता है कि उत्तरी कौशल जो है उसकी राजधानी हो जाती है श्रावस्ती, क्लियर। और जो दक्षिणी कौशल है उसकी राजधानी क्या हो जाती है, कुशावती। तो इसके लिए आपको मेरा जो पिछला वीडियो है वो देखना होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रसेनजीत के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो हैं पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि संयुक्त निकाय में अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत के बीच दो संघर्षों का विवरण मिलता है, ठीक है। संयुक्त निकाय में अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच जो है दो संघर्षों के बारे में वहां पर हमें क्या मिलता है, विवरण मिलता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या जानकारी है। देखो, प्रथम युद्ध में अजातशत्रु विजयी रहा, परंतु द्वितीय युद्ध में वह प्रसेनजीत द्वारा पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, ठीक है। जो पहला युद्ध हुआ उसमें अजातशत्रु जो था वो विजयी रहा, जीत गया। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें कौन जीता? उसमें प्रसेनजीत जीता। और उसने क्या किया? अजातशत्रु को बंदी बना लिया, ठीक है। लेकिन प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से समझौता कर लिया। बाद में प्रसेनजीत ने क्या किया? अजातशत्रु से समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद उसने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी पुनः मगध को सौंप दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है वो अजातशत्रु से किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रसेनजीत के प्रधानमंत्री दीर्घचारण ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब देखो, जो प्रसेनजीत का प्रधानमंत्री था दीर्घचारण, इसका नाम क्या था? दीर्घचारण। तो इसने क्या किया कि खुंदक में आकर के, कि क्यों ऐसा किया प्रसेनजीत ने, उसने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और विद्रोह करके उसने उसके लड़के को, जिसका नाम विदुभ था, ठीक है, विदुभ को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। जो प्रधानमंत्री था प्रसेनजीत का, उसने विद्रोह कर दिया और अपने लड़के को क्या किया? उसने गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। उसका नाम क्या था उसके लड़के का? विदुभ, ठीक है। अब देखो, जब इसके बाद क्या होता है, अब जब प्रसेनजीत जो है जब वो गद्दी से हट जाता है तो प्रसेनजीत शरण के लिए अजातशत्रु के पास राजगृह गया, परंतु नगर द्वार के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी के ऊपर सवाल बनते हैं काफ़ी घुमा फिरा करके। तो याद रखिएगा कि प्रसेनजीत जो था वो शरण के लिए अजातशत्रु के पास राजगृह जाता है, लेकिन नगर द्वार पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कौशल के बारे में जानकारी, ठीक है। हमने पढ़ा, काशी के बारे में पढ़ लिया, कौशल के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा जो हमारा महाजनपद अंग, ठीक है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा, ठीक है। अंग महाजनपद आधुनिक भागलपुर, देखो जो आधुनिक जगह है ना वो भी आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अंग महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था, ठीक है। कहाँ कहाँ स्थित था? भागलपुर और मुंगेर जो जिला है उसका जो एरिया है वो क्या था? अंग महाजनपद कहलाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि चंपा को पुराणों में क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। मगध एवं अंग के बीच चंपा नदी सीमा निर्धारण करती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध और अंग के बीच
चंपा क्या है, एक नदी का नाम है, और ये नदी जो थी ये मगध और अंक के बीच का सीमा निर्धारण करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंग के शासक का नाम ब्रह्मदत्त मिलता है, जिसने मगध के राजा भटिये को पराजित कर मगध के कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिया था। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका कि अंग जो महाजनपद है वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि चंपा को पुराणों में क्या कहा गया है, मालिनी कहा गया है। ठीक है, मालिनी कहा गया है। एंड नेक्स्ट जो है कि चंपा नदी जो थी वो मगध और अंग का जो सीमा निर्धारण है वो करती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सॉरी, चलिए आगे देखिए। चंपा के स्थापत्यकार राजगृह के महागोविंद थे। आपन एवं असापिनो अंग के अन्य मुख्य नगर थे। चलिए आगे देखते हैं। चंपा नरेश दधिवाहन महावीर का भक्त था। 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म चंपा में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था, चंपा में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। चंपा के व्यापारियों का संबंध सुवर्ण भूमि यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया से बताया गया है। चंपा के व्यापारियों का संबंध किससे बताया गया है, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे कि सुवर्ण भूमि कहा जाता था। ठीक है, इससे इनका संबंध बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंपा सॉरी अंग। ठीक है ना, अंग के बारे में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है वो कौन सा है, चेदी। नेक्स्ट है हमारा चेदी, चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी है सोतथीवती या शक्तिमती। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सोतथीवती है या शक्तिमती है तो ये जो है किसकी राजधानी है, चेदी की। ठीक है, देखिए चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। उपचर यहाँ शासक था। ठीक है, चेदी महाजनपद आधुनिक कहाँ था स्थित, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में स्थित था और उपचर जो था यहाँ शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वत्स। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। वत्स कहाँ स्थित था, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चलो अब देखिए। बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरवंशी उदयन था। ठीक है, बुद्ध के समय पर यहाँ का शासक, वत्स का शासक कौन था, पौरवंशी उदयन। ठीक है, कौन था, उदयन था। यह वही पुरुजन्य थे जो हस्तिनापुर छोड़कर आए थे। मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में वर्णित है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर से वत्स भूमि यानी कि कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं इन्हें याद रखिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में वर्णित है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर से वत्स भूमि यानी कि कौशाम्बी क्या की थी, स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, निचक्षु कौन थे, परीक्षित के 5वें वंशज और उदयन के 18वें पूर्वज थे। ठीक है, निचक्षु कौन थे, परीक्षित के 5वें वंशज। आप सोच लीजिए, आप लोगों ने महाभारत अगर देखी होगी तो वंशज कौन, परीक्षित कौन थे, राजा परीक्षित। महाभारत में जो अर्जुन लोग थे ना, उनके ही ये, उन्हीं के फैमिली से थे ना ये परीक्षित के पोते पर पोते कुछ समथिंग परीक्षित, राजा परीक्षित थे। ठीक है ना, तो ये जो है निचक्षु कौन थे, परीक्षित के 5वें वंशज थे और उदयन के 18वें पूर्वज थे। ठीक है, देखिए उदयन को
शिकार का बहुत शौक था। इस हेतु उसने एक विस्तृत वन ही रखा हुआ था, ठीक है? उदयन जो था उसको शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा वन जो है शिकार करने के लिए ही, सिर्फ़ शिकार करने के लिए उसने रखा हुआ था, ठीक है? उदयन मगध यानी कि अजातशत्रु एवं अवंती यानी कि चंडप्रघोत के बीच सुलहकार की भूमिका निभाता था। उदयन जो था वो किसके-किसके बीच सुलहकार की भूमिका निभाता था? अजातशत्रु और चंडप्रघोत के बीच सुलहकार की भूमिका निभाता था। ठीक है? देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी इसमें होगी। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो समझने में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोग को फिर से समझाऊँगी। ठीक है? चलिए देखते हैं। एक बार उदयन को अवंती के शासक प्रघोत ने बंदी बना लिया था। उसने उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त किया था। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो राजा प्रघोत था, उसने क्या किया था? उदयन को एक बार उसने बंदी बना लिया और क्या किया? बंदी बना करके अपनी पुत्री वासवदत्ता, उसकी पुत्री का नाम क्या था? वासवदत्ता। तो उदयन को उसने उसका संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया, यानी कि म्यूजिक टीचर उसको बना के मतलब उसको नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम हो गया और उदयन ने वासवदत्ता के साथ भाग कर कौशाम्बी आ गया। ठीक है? उदयन जो था, इसको प्रघोत ने क्या किया था? अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए संगीत शिक्षक नियुक्त किया था, लेकिन हुआ क्या कि दोनों के बीच में प्रेम हो गया। अब इन दोनों ने क्या किया कि उदयन और वासवदत्ता जो थी, दोनों भाग करके कहाँ आ गए? कौशाम्बी आ गए। ठीक है? इसी कहानी को आधार बनाकर भास ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि भास की रचना है स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है? किसकी रचना है ये? स्वप्न वासवदत्ता। इनकी कहानी का आधार कौन है? जो उदयन है और जो प्रघोत की जो पुत्री है वासवदत्ता। ठीक है? नायक और नायिका यही दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वप्न वासवदत्ता, हर्ष की रत्नावली, जो हर्ष जो था उसकी जो रचना है रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों संस्कृत नाटकों का नायक कौन है? उदयन। ठीक है? तो उदयन की भूमिका आप देख रहे होंगे कि कितना जो है कितनी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि जो भास की रचना थी स्वप्न वासवदत्ता, हर्ष की रचना जो है रत्नावली और जो प्रियदर्शिका है, इन तीनों संस्कृत नाटकों का नायक कौन है? उदयन है। और ये तीनों संस्कृत नाटक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है? स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? भास की रचना है। और रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। ठीक है? चलिए आगे देखिए। खारवेल के उदयगिरी खंडगिरी गुफा में स्वप्न वासवदत्ता नाटक का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से लेकर के यहां तक कि खारवेल के उदयगिरी खंडगिरी गुफा में स्वप्न वासवदत्ता नाटक का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वप्न वासवदत्ता नाटक का अंकन कहाँ मिलता है, तो क्या बताएंगे आप? खारवेल के उदयगिरी खंडगिरी गुफा में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं आगे और क्या है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए, ईसा पूर्व 5वीं सदी में कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। ठीक है? देख लीजिए, मिट्टी से ही किलेबंदी इसकी कर दी गई थी। यहाँ के रक्षा प्राचीर के समीप एक उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली है, जिसे सेनचित्ती कहा गया है। ठीक है? यहाँ के रक्षा प्राचीर से, ठीक है ना, कौशाम्बी का जो रक्षा प्राचीर है वहां से क्या मिला है? उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला प्राप्त हुई है। ठीक है? चलो, ऐसी अवधारणा है कि यहाँ पुरुष मेघ यज्ञ किया जाता था। कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र था। जैनियों के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की वह जन्म स्थली है। ठीक है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि जैनियों के जो छठे तीर्थंकर थे
पद्म प्रभु इनकी जन्मस्थली क्या है? कौशाम्बी। ठीक है। वहीं के प्रभासगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया था। वत्स सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यमुना एवं वत्स जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यमुना एवं सोन नदियों के बीच स्थित भर्ग या भग संघ वत्सों के अधीन थे। ठीक है। जो यमुना नदी और सोन नदी के बीच स्थित था भर्ग या भग, ठीक है, कुछ भी कहिए, भर्ग कहिए या भग कहिए, संघ जो थे ये वत्सों के अधीन थे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो थे ये किसके अधीन थे? वत्स जो थे उनके अधीन थे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा छठा महाजनपद है कुरु। ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आप सभी को पता होगा। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु जनपद स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। बुद्ध के समय कुरु राज्य था जो बाद में गण संघ में परिवर्तित हो गया। कुरु देश के लोग बुद्धि एवं बल के लिए विख्यात थे। हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में पड़ता था। ठीक है। कुरु के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। पांडव और कौरव के बारे में, ये लोग कुरु वंश के थे ना। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी, तो सब कुछ हम जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। पांचाल, नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है वो क्या है? पांचाल, जहाँ की पांचाली थी, द्रौपदी सी थी, ठीक ना। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। देखिए जिनकी दो दो राजधानी है उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी अहिक्षत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य है। ठीक है। चलिए देखिए, पांचाल जनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद में स्थित है। कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी राज्य में पड़ता था। ठीक है। कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर इसी राज्य में पड़ता था। किस राज्य में? पांचाल राज्य में। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। ठीक है। आधुनिक जो इसका जो जगह है वो कौन कौन सा है? रुहेलखंड, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद। ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये पहले क्या कहलाता था? पांचाल जनपद कहलाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु तथा पांचाल संघ राज्य थे। ठीक है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु और जो पांचाल है ये क्या थे? राज्य थे, बाद में संघ बन गए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा महाजनपद है मत्स्य। ठीक है ना। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा महाभारत में कि जब वनवास हो जाता है पांडवों को, तो ये लोग जो एक साल का जो अज्ञातवास रहता है इनका, तो ये लोग छुपने के लिए कहाँ जाते हैं? मत्स्य नगर में ही जाते हैं ना। विराट जो था, विराटनगर में राजा विराट जो थे वहां के, उन्हीं के पास ये लोग जाते हैं। ठीक है ना। और वहीं ये लोग एक साल तक अपना नाम बदल बदल के, भेष बदल बदल के ये लोग छुप करके रहते हैं, पांडव, है ना। ये सब आपने देखा ही होगा। वहीं पर भीम किस प्रकार से कीचक का वध करता है। तो ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सारी स्टोरी जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के पास स्थित था। इसका संस्थापक विराट था। ठीक है ना। इसका जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? विराट। ठीक है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार मत्स्यों एवं सूरसेनों को जोड़कर देखा गया है। बौद्ध स्रोत जो है उसमें मत्स्य और सूरसेन इन दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो 9वां महाजनपद है वो है सूरसेन। ठीक है। राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है?
मथुरा। चलो देखते हैं। यहाँ का शासक चंड प्रघोत की कन्या का पुत्र अवंती पुत्र था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? चंड प्रघोत की कन्या का पुत्र अवंती पुत्र था। वह बुद्ध का शिष्य था और उसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अवंती पुत्र जो था वह बुद्ध का शिष्य था और उसी के माध्यम से मथुरा में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे सूरसेन तक। अभी हमें और जो बाकी हमारे जो महाजनपद हैं उनके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियो को आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।